राजीव रंजन जी, आपने मांग की, आप हंगामा करते रहे, विपक्ष हंगामा करता रहा कि प्रधानमंत्री आए, बयान दे, अविश्वास प्रस्ताव लिया है, गृह मंत्री ने अपनी बात रख दी, मणिपुर में क्या हो रहा है सारी जानकारियां उन्होंने दी, प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन उसके बाद भी ये असंतुष्टि क्यों अभी भी? अब आपको क्या और जानना है मणिपुर के बारे में? यह राजनीति? ये सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने ये संकेत पहले ही दे दिया था कि इसे वो क्रिकेट की तरह, क्रिकेट की शब्दावली में अपने शब्द रखेंगे, चौके छक्के, शतक, अर्धशतक, दोहरे शतक, और ये उन्होंने किया। अपने संबोधन में मणिपुर की वेदना, वहां की बेटियां, वहां की बहनों की जो अस्मत लूटी गई, जो शस्त्रागार लूटे, यहां तक पहुंचने में उन्हें 1.5 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद शायद मणिपुर की याद उन्हें आई। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा, उन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास के कुछ भ्रामक तथ्यों के जरिए उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को बगैर समझे कुछ ऐसे तथ्य कहे, जिसका मुझे लगता है उत्तर पूर्व में, चूंकि वो देश में उनकी हुकूमत है, उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में उनकी साझा सरकारें हैं, इसलिए उसके प्रतिकूल प्रभावों का भी उन्हें एहसास नहीं था जब उन्होंने मिजोरम की चर्चा की। और मिजोरम का सच क्या है, जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उसके 2 महीने के अंदर वहां लालडेंगा ने वहां एक स्वाधीन राष्ट्र की घोषणा कर दी थी। वो कराची में थे, परिस्थितियां ऐसी थी कि देश की संप्रभुता और जो वहां उग्रवाद की जो चुनौतियां थी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों की जो चुनौतियां थी, उसके कारण वो फैसला लेना था। लेकिन वो फैसला भविष्य में सही साबित हुआ, हालात बदले और उसके बाद राजीव गांधी के समय में वहां ट्रीटी हुआ और वहां शांति बहाल होती चली गई। अब उस फैसले के उस पक्ष को उन्होंने खिरो। दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर के बजाय वो कच्चा तीबू के जरिए उस समय की सरकार पर ये भ्रामक आरोप लगा रहे थे कि हमने देश का एक अंग भंग करा। ठीक है, मुझे हैरत होती है, आप अगर जाएंगे तो इस पर काफी जानकारियां सार्वजनिक है कि वो भारतीय सीमा में उसका सीमांकन होता ही नहीं था, एक विवादित क्षेत्र था। उस समय वो बताना भूल गए कि बांग्लादेश को 111 गांव संधि के तहत भारत ने दिए और 51 गांव केवल मिले। कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते और उन फैसलों को लेकर आप विपक्ष को, जिसकी सरकारों ने, मैं तो कहूंगा 1947 500 देसी रियासतों को हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल करा, उसके बाद जो चुनौतियां जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की, उनका समाधान ढूंढना, फिर 1961 में गोवा को भारत में जोड़ना, फिर 1975 में सिक्किम भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना, और मणिपुर इतिहास 1949 की वेदना, जिसकी पीड़ा पर आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं अरविंद जी को चर्चा का हिस्सा बनाते हुए। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? जो ये असंतुष्टि जाहिर की जा रही है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और 24 के लिए पिच तैयार की जा रही है? देखिए, ये तो आप राजीव जी देखिए, पहले दिन से तय हो गया कि कांग्रेस को और विपक्षी दलों को सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की तलाश है। 2 चीजें हैं, एक तो इनको मुद्दे की तलाश है, दूसरा मोदी जी को, घमंड को झुकाना है, जिसको बार बार कहते हैं मोदी जी को झुकाना है, मोदी जी को झुकाना है। मणिपुर की कहां चिंता है इनको? अगर मणिपुर की चिंता इनको होती तो जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में वहां बैठे थे, इनका कोई बड़ा लीडर नहीं गया उस मीटिंग में, माफ करना। सब नंबर 2 के, सब नंबर 3 के नीचे नंबर पे जो है वो नेता वहां गए थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ, हमने कोई सजेशन दी या नहीं दी, या गवर्नमेंट के पार्ट पे कोई इनेक्शन है, कहीं कुछ नहीं बताया, जबको इनको उस सर्वदलीय बैठक में पूरी ब्रीफिंग गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। तीसरा, आइए, जब ये राहुल गांधी विजिट करके आए, उसके बाद आके क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शांति की अपील की? क्या वो 2 घटनाओं के अलावा तीसरी घटना इन्होंने बताई? बिल्कुल नहीं। और फिर मैं इन सब चीजों को जब जोड़ता हूं तो ये कहता हूं, ये विरोधी दलों का सेल्फ गोल है। किस टेक्निकलिटीज में जाएंगे कि 176 में नहीं होगी जी, 267 में बहस करेंगे,
जब गृह मंत्री ने पार्लियामेंट आउट होने से पहले ही ये लेटर लिख दिया स्पीकर को कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और उसकी कोई सीमाबद्ध ना हो, फिर क्या बच जाता है? यह चर्चा शुरू से नहीं करना चाहते थे और वो सिद्ध हो गया इस बात से कि जब प्राइम मिनिस्टर ने चर्चा शुरू की तो ये बाइकआउट करके भाग गए। होम मिनिस्टर साहब ने एक एक पॉइंट बताया कि कैसे ये हुई घटना। अच्छा माफ करना, ये मणिपुर की घटना विरासत में मिली हमको, ये 67 से लगातार चली आ रही और 93 में पीक पे थी। अभी राजीव रंजन ने भी नॉर्दर्न ईस्टर्न का मिजोरम का बताया, तो ये तो मान रहे हैं कि घटनाएं वहां पे होती हैं और कंट्रोल में नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस सरकार ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की और पूरी नहीं की, कोशिश जारी है और मैंने ये नहीं कहा कि वहां घटनाएं होती थी। 80% स्कूल खुल गए, 80% नहीं, स्पोक्स पर्सन के तौर पर 80% जो नॉर्मलिटी की तरफ आ रहा है। आप उन शब्दों से मत जोड़ दीजिए जो मैंने नहीं कहे। प्रश्न ये है कि अगर विरासत में मिला भी है, सिचुएशन आपने ये कहा, पिछले कई महीने से वहां पर हालात खराब हैं। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। के वक्तव्य की आलोचना की जिसमें उन्होंने देश को गुमराह किया। वो अरविंद जी, आपने मिजोरम की घटना का जिक्र किया, वही मैंने एज इट इज बोल दिया। मिजो नेशनल फ्रंट क्यों आपसे चला गया? आपकी जेब में कुछ डाल दो। इतिहास सर एक बार फिर से मैं इतिहास लेना चाहते हैं। अभी मौजूदा स्थिति पर आते हैं कि वहां पर हालात क्या है, मौजूदा हालात पर आते हैं सर। मौजूदा हालात पर आते हैं। कीर्ति आजाद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज कार्यक्रम में कहा कि पंचायत चुनाव में बंगाल में खूनी खेल हुआ, धांधली वहां पर हुई, बूथ कैप्चरिंग वहां पर हुए। बंगाल में जो हालात हैं, वैसे तो विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बात करता है, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, क्या वो लोकतंत्र है या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? जो सवाल मुझसे है? जी कीर्ति आजाद जी। बिना किसी प्रमाण के झूठ बोलना अगर कोई सीखे या जाने तो वो इस प्रधानमंत्री से सीखे। आपको मालूम है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर हर पोलिंग स्टेशन और चप्पे चप्पे पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। चप्पे चप्पे पर मीडिया थी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उसके बाद यदि कोई घटना होती तो आपके आज तक पर भी हमें दिखाई दी जाती, लेकिन कोई घटना नहीं दिखाई। आपने 2 केस बताए, एक केस बताए तो 2 महिलाओं को वहां के स्थानीय महिलाओं ने निर्वस्त्र किया क्योंकि वो चोरी कर रही थी। चोरी करना भी गलत है, निर्वस्त्र करना भी गलत है। दूसरा, बीजेपी की एक महिला थी जिसने कहा कि मेरे साथ में बड़ा अभद्र व्यवहार हुआ। 13 तारीख को हुआ, 14 को उन्होंने एफआईआर दर्ज की ऑनलाइन। पुलिस वहां पे गई बंगाल की, उसने कहा कि 164 का बयान दीजिए जिससे हम कम से कम कोर्ट में पेश कर सकें जिस आदमी ने आपके साथ ये बयान किया है। एमएलसी की कोई रिपोर्ट हो जिसमें चोट लगी हो, कुछ देने से मना कर दिया। बीजेपी के 2 डेलीगेशन वहां पे गए, लेकिन वहां के एमपी, स्थानीय एमपी को डेलीगेशन नहीं लेके गई बंगाल के, वह अपने एमपी को लेके गई और वह महिला सामने आकर बयान देने को तैयार नहीं थी इन लोगों को कि मेरे साथ में इस प्रकार का भद्र व्यवहार हुआ है। तो यह जो है ना, इस बात को पतंगड़ बनाकर 2 जिलों में यह हुई, 2-4 दिनों के लिए घटना हुई और उसको रोज अलग अलग तरीके से दिखा करके ढिंडोरा पीटना जो इनकी आदत है वो करते रहे। अभी भी ये बता रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा कि चिट्ठी लिख करके भेजी। अरे चिट्ठी लिख करके भेजी तो फिर उसमें आपने ये क्यों नहीं कहा कि स्वतंत्र भाव से किया जाए? आपने उसको 193 आधे घंटे और 167 ढाई घंटे के लिए क्यों उसको नियमित करके रखा? इनका एक दोगलापन और बता देता हूं इससे पहले कि आप मुझसे प्रश्न पूछें। इन्होंने एसडीपीआई के साथ कर्नाटक में पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। एसडीपीआई कौन है? यह पॉलिटिकल विंग है, राजनीतिक हिस्सा है उस पीएफआई का जिसको कि इन्होंने बैन किया है, जिसको ये कह रहे थे कि ये देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, आतंकवादी हैं, उनके साथ मिले हुए। यह इनका दोगलापन है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में देश में अपने देशियों का साथ ना देकर विदेशियों का साथ दिया, ये देश के लिए क्या करेंगे? इनको क्या मतलब होगा मणिपुर से या किसी जगह से?